हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे बड़े चोर के बारे में। जी हाँ, सबसे बड़ा चोर। आप सभी जानते हैं कि एक चोर क्या होता है, जो आपके पैसे चुरा के लेकर चला जाता है। तो शेयर बाज़ार हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे बड़े चोर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जी हाँ, सबसे बड़ा चोर। मान लीजिए कोई भी एक चोर है जो आपका पैसा चुरा कर लेके भाग गया। अब ये जो बंदा है या ये जो चोर है, चोरनी जो भी है, ये ऑलमोस्ट आपका कितना रुपए लेके जाएंगे एक बार में। मान लीजिए आपके 1000 रुपये चुरा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये, 10,000 रुपये चुरा लेंगे या 1 लाख रुपये चुरा लेंगे। इससे ज़्यादा ये क्या ही चुरा पाएगा बेचारा। लेकिन जिस चोर की बात मैं आज यहाँ पर कर रहा हूँ, वो चोर आपका केवल इतना नहीं, जब से आपने जन्म लिया है तब से लेके अब तक आपके जो पूर्वज थे उन सबका पैसा इन्होंने इस चोर ने चुराया है। और इस चोर की वजह से जो आपका कई ऐसी चीज़ें जो आप ख़रीदना चाहते थे उनको आप नहीं ख़रीद पाए, केवल और केवल इस चोर की वजह से। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये है कौन सा चोर जो हमारा इतना बड़ा नुकसान करके बैठा है। जी हाँ, वेट एंड वॉच, हम बताते हैं इस चोर के बारे में। तो इस चोर का जो नाम है वो है यहाँ पर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है हमारे यहाँ पर होता है इसका मतलब महंगाई। यहाँ पर महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। तो जो महंगाई है वो भारत की अगर हम बात करें तो ये जो भारत की अगर यहाँ पर करंट डाटा की बात करें, मार्च 2021 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2021 है, उसकी अगर महंगाई की बात करें यहाँ पर हम, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा जो इन्होंने बताया है कि अप्रैल के अंदर जो भारत में इन्फ्लेशन रेट है यानी महंगाई की जो दर है वो यहाँ पर 4.29% के आसपास है। जो कि ये जो महंगाई की दर है ये आरबीआई ही तय करता है, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ये आरबीआई तय करता है। अब आप बोलेंगे कि ये महंगाई हमारा क्या बिगाड़ लेता है और ये कैसे हमारे पैसों का चोर है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ कि जो महंगाई होता है भारत के अंदर, जो महंगाई है वो करीबन यहाँ पर 4 से 6% के बीच में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैंक है यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको यहाँ पर 4 से 6% के बीच में यहाँ पर महंगाई की दर रखनी पड़ती है। अब इसका प्रोज़ एंड कॉन्स की यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके नुकसान की। नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि कॉन्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर सी है ये। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आज की तारीख में 100 रुपये हैं। हम एक रफ़ एग्ज़ाम्पल मान के यहाँ पर चल रहे हैं। अब 100 रुपये में आप यहाँ पर पहले आप 100 रुपये के 10 पेन यहाँ पर ख़रीद सकते थे। 10 पेन यहाँ पर आप ख़रीद सकते थे, ठीक है। यहाँ पर आप 10 पेन ख़रीद सकते थे, 100 रुपये के अंदर 10 पेन। वहीं अगर हम 1 साल आगे की बात करें और उस 1 साल के अंदर यहाँ पर जो महंगाई की दर है वो यहाँ पर मान लीजिए कि वो महंगाई की जो दर है वो है यहाँ पर 5%, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें कि 1 साल के बाद में, मान लीजिए अभी आप 2021 में है, 2022 की बात करें तो 5% यहाँ पर महंगाई की दर है। तो अगले साल जो आपके 100 रुपये हैं वो दिखने में तो 100 रुपये रहेंगे, लेकिन जो उनकी वैल्यू है वो यहाँ पर 95 ही रह जाएगी। तो जो पेन आप 2021 के अंदर 10 पेन ख़रीद रहे थे 100 रुपये के, वहीं अगर आप 2022 में यहाँ पर पेन ख़रीदने जाएंगे तो आपका जो पैसा है वो 100 रुपये की जगह यहाँ पर अगर हम बात करें 100 रुपये से घटकर जो आपका पैसा है 100 रुपये से यहाँ पर घटकर उसकी जो रियल वैल्यू है वो 95 रह गई है। और जो उसकी दिखावट वैल्यू है यानी कि जो फेस वैल्यू है वो 100 है, बट जो उससे आप जो परचेज़ कर सकते हैं, जो भी चीज़ ख़रीद सकते हैं, पहले आप जो 95 रुपये में जितना ज़्यादा ख़रीदते थे आज की तारीख में आप 95 रुपये में उससे कम ख़रीदेंगे। मतलब आपके जो 100 रुपये हैं वो गिरकर यहाँ पर 95 रुपये हो चुके हैं। अगर अब भी आपको यहाँ पर जो 10 पेन हैं उनको ख़रीदना है तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर पहले की बार जब 10 रुपये पर पेन का कॉस्ट था, आज की तारीख में जो पेन का कॉस्ट है या 95 रुपीज़ में, या इसी 100 रुपये के अंदर आप 10 पेन ना ख़रीद कर ओनली यहाँ पर 9 पेन ही ख़रीद पाएंगे। तो इसके कारण जो आपकी जो परचेजिंग पावर है यानी कि PPP यानी ट्रिपल पी, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ट्रिपल पी क्या होता है? P और P, जिसका मतलब है परचेजिंग पावर, प्रायोरिटी
यानी कि जो आपकी ख़रीदने की क्षमता है उसमें 1 साल के अंदर यहाँ पर गिरावट आ गई। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो महंगाई की दर है या इन्फ्लेशन रेट है, वो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा बैंक यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर उसको मेंटेन करता है, जो उसे 4 से 6% के बीच में यहाँ पर रखनी पड़ती है। अब यहाँ पर तो हमने एक तरफ़ा बात करी यहाँ पर आपके लॉस के बारे में। वहीं अगर हम बात करें कि महंगाई की जो दर है या महंगाई बढ़ाना घटाना क्यों आवश्यक है। अब महंगाई घटाना तो आप समझते होंगे कि महंगाई घटाना क्यों आवश्यक है, कि महंगाई घटेगी तो ही जाकर जो लोग हैं यहाँ पर, अगर महंगाई घटेगी तो लोगों का जो जीवन है वो थोड़ा आसान होगा, लोग ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करेंगे। वहीं अगर हम बात करें पास आरबीआई है, वो यहाँ पर महंगाई को क्यों बढ़ाता है। अगर हम तो मान लीजिए कि जो ये है हमारा इंडिया है, तो अगर भारत किसी भी देश के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी या फिर उसका जो विकास है वो मापा जाता है सिर्फ़ और सिर्फ उस देश की ग्रोथ के आधार पर। तो जो हमारा आरबीआई है बेचारा ये मजबूर है, ये नहीं चाहता कि ये महंगाई को बढ़ाए, पर इसके पास एक सॉलिड रीज़न है। अब वो रीज़न क्या है यहाँ पर इसके पास में, कि अगर आरबीआई यहाँ पर 4 से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन नहीं करेगा, तो जो भारत है उसके अंदर बाहर से जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर से जो भारत है उसको यहाँ पर एफडीआई, जिसको हम बोलते हैं फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर या फिर एफआईआई यानी कि फ़ॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि जो ये 4 से 6% ही यहाँ पर है, यह किसी भी देश की ग्रोथ को बता रहा है या भारत की ग्रोथ को बता रहा है। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है तो सामने वाले जो कंट्रीज़ या दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको लगेगा कि यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, यानी कि लोग तो सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, यानी कि महंगाई बढ़ने का कारण है कि प्राइस बढ़ गए हैं। अब यानी कि यहाँ पर सप्लाई कम है और डिमांड यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में महंगाई बढ़ती है। तो अब इस कंट्री के अंदर आगे फ्यूचर है, यानी कि इस देश के अंदर ग्रोथ है, तो वो लोग इस परसेंटेज को देखकर, जो यहाँ पर ये परसेंटेज है 4 से 6% है, इस ग्रोथ को देखकर उस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आम लोगों को रोज़गार मिलेगा और जो देश है वो ग्रोथ में आएगा। तो ये सब ज़रूरी है आरबीआई के लिए करना। अब थोड़ा हम और बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए 4 से 6% आपके 100 रुपये, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो जो आपके 100 रुपये हैं वो घटकर यहाँ पर 95 रुपये रह गए हैं। यहाँ पर 100 रुपये आपके घटकर 95 ही रह गए हैं। तो इस कंडीशन में तो आपका लॉस है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा है यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, पर एक और चीज़ की आवश्यकता है। यहाँ पर इन्वेस्टिंग तो आप करेंगे, तो इन्वेस्टिंग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट के अंदर आपका जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टिंग है वो भी तो सही होना चाहिए, तभी तो जाकर आपको फ्यूचर में उसके रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं मार्केट के अंदर जो सबसे पहला जो इन्वेस्टिंग सोर्स है वो लोग जो सिंपली जानते हैं वो है हमारे बैंक्स। यहाँ पर बैंक्स, अब जो इन्वेस्टिंग के सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ उनके बारे में हम बारीकी से यहाँ पर ध्यान देकर इसको समझते हैं। तो एक बैंक होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नॉर्मल बैंक, एचडीएफसी बैंक मान लीजिए, एसबीआई मान लीजिए, बीओबी या फिर कोटक, कोई भी बैंक। तो कोई भी बैंक आपका जो अमाउंट है जो आप मतलब कमाते हैं और उसको जो अमाउंट है आपका उसको अगर आप जमा कराते हैं, तो कोई भी बैंक आपको हार्डली 3 से यहाँ पर आपको 5% के बीच का यहाँ पर रिटर्न देता है। यानी कि इस कंडीशन में मान लीजिए जो आपका अमाउंट है वो 100 रुपये से, पहले इन्फ्लेशन के कारण पहले इसको मान लेते हैं कि जो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है वो यहाँ पर दोनों का एवरेज 4% ले लेते हैं। तो जो आपके 100 रुपये हैं वो नेक्स्ट ईयर जाकर यहाँ पर 104 रुपये हो चुके हैं। लेकिन जो आपकी इन्फ्लेशन रेट है इसका भी 5% है, तो इसका 5% ना लेकर हम सिंपली मान लेते हैं कि इसमें से 5% माइनस कर लेते हैं 100 पे। तो इसका 5% यानी कि जो आपके 100 रुपये हैं उनकी जो वैल्यू है आज की तारीख में वो ओनली एंड ओनली यहाँ पर 99 रुपीज़ ही रह जाएगी। तो यहाँ पर भी आपका डी ग्रोथ है,
वहीं अगर हम दूसरा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि जो आपका पैसा है वो आपने इन्वेस्ट भी नहीं किया, और इन्वेस्ट करने की जगह आपने वही पैसा, आपने अपने पैसा है उसको इन्वेस्ट ना करके आपने उसको अपने घर में रख लिया। अब घर में रखने पे तो कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। जो आपके आज 100 रुपये हैं उन पे महंगाई का दबाव पड़कर वो 95 रुपीज़ ही रह जाएंगे। यानी कि घर में रखना तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। बैंक का आपने किस्सा देख ही लिया है कि जो 100 रुपये थे वो 99 रुपये हो गए आफ्टर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर भी आपकी कुटाई हो रही है बुरी तरह से। तो ये आपका चोर है, इन्फ्लेशन के कारण आपका पैसा बहुत ज़्यादा लूट रहा है। वहीं अगर हम और सोर्स की बात करें कि कई लोग जो पैसा है उसको एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए एफडी मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट। अब यहाँ पर आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस पर नॉर्मली इंडिया के अंदर जो 7 से 8% का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट, यहाँ पर जो अपने इंडिया है उसमें 7 से 8% का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब जब इन्फ्लेशन 100 रुपये पे 106 रुपये मान लीजिए, आपको एवरेज इसका लें, आपको मान लीजिए 8% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिला एक साल के अंदर आपके 100 रुपये पे, और उसमें से अगर हम माइनस कर लें यहाँ पर 6 रुपये, ये 5 रुपये, सॉरी यहाँ पर 5 रुपये माइनस कर लें, तो ये आपको जो अमाउंट यहाँ पर निकल के आया है हमारे सामने वो 103 रुपये यहाँ पर बना है। आपका जो 100 रुपये पे जो कमाई है एक साल के बाद में, एक अच्छा रिटर्न नहीं है यहाँ पर। तो ये एफडी वाला मामला भी बुरा है, इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर वेल्थ आप क्रिएट नहीं करवाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए अलावा अगर हम आगे कुछ बात कर रहे हैं तो इसकी जगह हम माने कि यहाँ पर कई सारे मार्केट में ऐसे सोर्स हैं, कैपिटल सोर्स। तो मान लीजिए आपने आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स में या फिर इसको बोल देते हैं इंडेक्स फंड में यहाँ पर लगाया। तो इंडेक्स फंड के अंदर आपको सालाना, आप बुरा से बुरा म्यूचुअल फंड भी अगर प्रेफर करते हैं या फिर चुनते हैं तो वो आपको यहाँ पर 12% का यहाँ पर एनुअल रिटर्न यहाँ पर आपको ज़रूर देगा। अब 12% अगर आपको एनुअल रिटर्न दे रहा है तो 100 रुपये पे 12 रुपये मिल रहे हैं आपको मान लीजिए, तो 112 रुपये उनमें से अगर आप इन्फ्लेशन को घटाएंगे तो आपके यहाँ पर जो पैसे बच रहे हैं वो 107% है, जो कि आपके सारे अभी तक के रिटर्न्स हैं उनसे काफ़ी हद तक ज़्यादा है। वहीं अगर आप इसके अलावा अपना कोई यहाँ पर बिज़नेस शुरू करते हैं, मान लीजिए कि आपने अपना कोई यहाँ पर बिज़नेस यहाँ पर डाल दिया है, तो बिज़नेस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो प्रॉफिट है उसको जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो प्रॉफिट है वो उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट बनता जाएगा। तो आपका बिज़नेस आप कर सकते हैं अपने इन्फ्लेशन या जो चोर है उससे अपना पैसा बचाने के लिए। वहीं अगर आप अपना बिज़नेस पे सेटअप नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड इज़ आल्सो ए गुड ऑप्शन फॉर यू। उसके अलावा जैसे कि मैं शेयर बाज़ार हिंदी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यानी कि शेयर मार्केट से रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट है। तो आप चाहें तो उसको स्टॉक्स में भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर के अंदर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने क्वालिटी कंपनी को यहाँ पर परचेज़ किया है तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर ईयर ऑन ईयर एक कंपनी यहाँ पर 20% का आपको रिटर्न दे सकती है। अगर आपने उसके फंडामेंटल्स को, उसकी हर एक बारीकी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए किसी कंपनी को ख़रीदा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पैसा है जो बनेगा। अगर यहाँ पर आपने कोई बेकार से बेकार कंपनी ख़रीदी है तब तो आपका जो पैसा है वो इतना गिर जाएगा जिसकी आप लिमिट नहीं है, जो अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू भी यहाँ पर गिरी जाएगी। लेकिन अगर आपने कंपनी को अच्छे से पढ़ा है, रीड किया है और आप खुद उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है उनको यूज़ करते हैं तो आप एक अच्छी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब यहाँ पर अगर आपको आपके अमाउंट का 1/5 पार्ट यहाँ पर मिल रहा है, 1/5 पार्ट का मतलब है कि 120 रुपये यहाँ पर 100 रुपये पे 20 रुपये मिल रहे हैं आपको, तो 120 रुपये हम अमाउंट मानते हैं। अब 120 रुपये पे अगर इन्फ्लेशन को घटाते हैं तो भाई साहब यहाँ पर आपको 115 रुपये यहाँ पर मिलते हैं एक साल के बाद में, जो ऑन एन एवरेज आपके जो पैसा है उस पर 15% का रिटर्न यहाँ पर मिलता है आपको, खींच कर भी माने। वहीं अगर मान लीजिए आपने थोड़ा सा और यहाँ पर कोई क्वालिटी स्टॉक्स को और ख़रीद लिया, जैसे रिलायंस या टाटा जैसी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको आपने ख़रीद लिया, जैसे कि टाटा मान लीजिए या रिलायंस मान लीजिए या अडानी मान लीजिए, तो इनको आपने ख़रीद लिया तो उस कंडीशन में तो आपके चांदी है। जैसे अडानी का एक शेयर था जिसने अभी लगभग 500% यहाँ पर आपको इंटरेस्ट दिया है, मतलब रिटर्न दिया है। यानी कि आपका जो 100 रुपये हैं वो यहाँ पर आपके 600 रुपये यहाँ पर बन चुके हैं।
अब 600 रुपये में 5 रुपये पर घटा लीजिए तो आपका जो रिटर्न निकल के आता है 595। इससे बेस्ट रिटर्न आपको नहीं मिल सकता। तो अगर आपको शेयर बाज़ार की नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर शेयर बाज़ार से रिलेटेड हम चीज़ें लाते रहते हैं। हर दिन एक वीडियो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर हमारे व्यूवर्स के लिए पब्लिश करें। और अगर आप शेयर मार्केट या इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप सेफली यहाँ पर बॉन्ड्स में जा सकते हैं। अब बेसिकली बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक तो गवर्नमेंट यहाँ पर बॉन्ड्स निकालती है और दूसरा यहाँ पर कॉर्पोरेट यानी कंपनियाँ बॉन्ड्स निकालती हैं। अब बॉन्ड्स से मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है वो बॉन्ड्स निकाल रही है, तो वो आपसे प्रॉमिस कर रही है कि जैसे मान लीजिए कि आपके अमाउंट पे वो आपको 10% का यहाँ पर आपको वो इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देगी, या फिर यूँ कहूँ आपको 10% यहाँ पर पैसे ज़रूर देगी। अब गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट्स को बॉन्ड निकालने से उनको कैसे फ़ायदा और आपको कैसे फ़ायदा। अब जो कंपनियां हैं अगर वो किसी बैंक के पास जाती हैं तो बैंक उनको हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो करीबन 18 से 20% यहाँ पर मानते हैं कि 20% वो लेगा। वहीं अगर जो कंपनियां हैं या गवर्नमेंट कंपनियां प्राइवेट कंपनियां, वहीं अगर वो पैसा पब्लिक के ज़रिए वो अगर पैसा उठाएगी तो उन्हें वही इसका हाफ कॉस्ट यहाँ पर देनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर 20% कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ देना पड़ रहा है, वहीं पर इनको यहाँ पर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर पहले वीडियो बना चुके हैं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, वहाँ पर हम अवेलेबल करवा देंगे। और लोगों को क्या प्रॉफिट है बॉन्ड्स के ज़रिए कि जो बॉन्ड्स हैं, मान लीजिए एफडी आपको 6 से 7% का यहाँ पर रिटर्न दे रही है, तो अगर बॉन्ड्स को ख़रीदते हैं तो यह आपका रिटर्न 6 और 7 से बढ़कर यहाँ पर 10% यहाँ पर करीबन आपका रिटर्न हो जाता है। तो बॉन्ड्स इज़ आल्सो ए गुड ऑप्शन फॉर यू, जिनको जो मालूम नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट या किसी में, या फिर सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। तो बॉन्ड्स एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स इज़ आल्सो ए गुड ऑप्शन। आफ्टर इट इंडेक्स फंड इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, and shares या stock market is also a good option, and business is also a good option. And some people all say the real estate is also a good option, but this time according to this market scenario real estate is not a good option for any investor, because रियल एस्टेट है वो अभी बुरी तरह से पिट रहा है। जो आपका जो पैसा है वो बढ़ने की जगह और यहाँ पर घट जाएगा। तो कृपया करके प्लीज़ और प्लीज़ यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप हैं जो अपने पैसा है या आपकी हार्ड अर्न मनी है उसको सही जगह इन्वेस्ट करें, बैंक्स के या फिर उसको घर पे रख कर या फिर कहीं किसी और चीज़ में उसको इन्वेस्ट करने की बजाय कोई एक समझदार अपनी समझदारी के साथ में उसको इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको एट द एंड आपको उसमें काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिटर्न देखने को मिले। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पर पब्लिश करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।